नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने नई गुगली फेंक दी है। सिद्धू ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए उनके विजन और काम को पहचाना है। सिद्धू ने अपने ट्वीट में कहा कि 2017 के चुनाव से पहले चाहे वह बेअदबी का मुद्दा रहा हो या फिर ड्रग्स का, किसानों का, भ्रष्टाचार का, बिजली संकट का और आज भी उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे हों या लोगों के सामने रखा गया पंजाब मॉडल हो, आम आदमी पार्टी जानती है कि पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। सिद्धू ने आगे कहा कि विपक्ष उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, लेकिन वह उनके पंजाब एजेंडे से पीछे नहीं हट सकता। इसका मतलब विपक्ष ने ना चाहते हुए भी उनकी बातों को स्वीकार कर लिया है। बता दें, सिद्धू ने यह बात आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान की उस चुनौती के जवाब में कही जिसमें मान ने कहा था कि वे लार्सन एंड टर्बो और वेदांता कंपनी के बारे में एक ट्वीट कर दें। मान का कहना था कि थर्मल प्लांट की 3 प्राइवेट कंपनियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पैसा दिया है। लंबे वक्त तक कांग्रेस आलाकमान के लिए सिरदर्द बना रहा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा शायद जल्द ही खत्म हो सकता है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी जल्द ही सुनील जाखड़ की जगह किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करेगी और उसके बाद अमरिंदर कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। रावत ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि ऐसा 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। रावत ने कहा कि किसी ने भी मुख्यमंत्री को बदलने की मांग नहीं की है, कुछ मुद्दे थे जिन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हरीश रावत ने उम्मीद जताई है कि पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा और कैबिनेट में बदलाव के बाद पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक होगा और सभी की नाराजगी दूर होगी। रावत ने बागी नेता नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लेते हुए कहा कि सिद्धू ने अपनी बंदूक को सही जगह मोड़ दिया है। उनका इशारा सिद्धू के हालिया ट्वीट्स को लेकर था, जिनमें सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल पर हमला बोला है। राजस्थान के सलमबूर विधायक अमृतलाल मीणा को फर्जी मार्कशीट के आधार पर पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाने के मामले में जेल हो गई है। जमानत याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को सराड़ा कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें, इससे ठीक पहले विधायक ने कोर्ट के आदेश पर ही न्यायालय में सरेंडर किया था। फर्जी मार्कशीट का मामला 6 साल पहले 2015 का है, जब विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी ने सरपंच का चुनाव जीता था। हालांकि उसके बाद उनके खिलाफ फर्जी मार्कशीट का आरोप लगाया गया। जांच में पाया गया कि मार्कशीट नकली है, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अमृतलाल मीणा ने निचली अदालत में सरेंडर किया था। उत्तर प्रदेश और असम में 2 बच्चों को लेकर लाए जा रहे कानून पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो नीतीश कुमार और विपक्षी पार्टी के नेता इस तरीके से कानून लाने का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हालांकि जबरदस्ती परिवार नियोजन के पक्ष में तो भारत सरकार ही नहीं है, ऐसा खुद भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा था। सरकार ने कहा था कि भारत सरकार परिवार नियोजन में जबरदस्ती के खिलाफ है और डेटा दिखाता है कि दंपति खुद औसतन 2 से अधिक बच्चे नहीं चाहते हैं। हलफनामे में कहा गया था कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है, जो लोगों को अपने परिवार का आकार खुद तय करने और परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। 2 बच्चों को अनिवार्य करने की मांग करने वाली याचिका के विरोध में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी हवाला दिया था। सरकार ने कहा था कि भारत 1994 में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक हस्ताक्षर करता है, जिसके तहत कहा गया है कि वो परिवार नियोजन में जबरदस्ती के खिलाफ है। हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि एक निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करने के लिए कोई भी जबरदस्ती करने से प्रतिकूल प्रभाव आते हैं। हालांकि यूपी में आ रहे जनसंख्या नियंत्रण विधेयक में 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने, सरकारी नौकरी और स्थानीय चुनाव लड़ने से वंचित रखने जैसे प्रावधान रखे गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को आदेश दिया है कि वे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी से जुड़े शर्मनाक ट्वीट्स डिलीट कर दें। अदालत ने इसके साथ ही ट्विटर इंडिया से कहा है कि यदि साकेत गोखले 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो वे उन ट्वीट्स को हटा दें। अदालत ने इसके साथ ही साकेत गोखले से कहा कि वे हरदीप सिंह पुरी और लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी से जुड़ा कोई ट्वीट ना करें। दरअसल साकेत गोखले ने 13 जून और 26 जून को एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें लक्ष्मी पुरी की ओर से स्विट्जरलैंड में जायदाद खरीदने की बात कही गई थी और इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी का भी नाम जोड़ा गया था। इससे आहत लक्ष्मी पुरी ने 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगते हुए मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले से कहा है कि वे 4 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दें।
असम विधानसभा में सोमवार को मवेशियों के लिए रक्षा के लिए नया विधेयक मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ ना खाने वाले समुदायों वाले इलाकों में बीफ या बीफ के उत्पाद बेचने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा किसी भी मंदिर या वैष्णव धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचने पर बैन लगाया गया है। वहीं कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया का कहना है कि इस विधेयक में काफी खामियां हैं, खासकर मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचने पर बैन वाले प्रावधान में। उनका कहना है कि ऐसे तो कोई भी कहीं भी पत्थर रखकर मंदिर बना सकता है, इससे बहुत अधिक सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा था कि आतंकवाद विरोधी कानून का असहमति को दबाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कानूनी संबंधों पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून और आपराधिक कानूनों का प्रयोग नागरिकों के असंतोष या उत्पीड़न को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने अर्नब गोस्वामी बनाम राज्य में अपने फैसले में उल्लेख किया है कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आज़ादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति में बनी रहें। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज़्यादा है। विशेषज्ञ तो अब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताते ही रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान ताली थाली बजाने, टॉर्च लाइट जलाने जैसे प्रयासों और दूसरी लहर से निपटने में विफलता के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बाजारों और पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क लगाए हुई भीड़ की तस्वीरें चिंता का कारण हैं। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक वर्चुअल यानी ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से देश को बचाने के लिए टीकाकरण की रफ्तार तेज करने की जरूरत है। साफ है कि जितने ज्यादा लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगेंगी, वायरस के फैलने का खतरा उतना ही कम रहेगा। लेकिन टीकाकरण के लिए वैक्सीन होनी चाहिए और दिल्ली सरकार ने कहा है कि उनके पास कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। उधर देश भर में टीकाकरण की रफ्तार सुस्त हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोविशील्ड की डोज ना होने की वजह से मंगलवार को कई सेंटर बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को भी सिर्फ 36,310 डोज ही लग सकी, जबकि हर दिन औसत 1.5 लाख डोज लग रही थी। एक ही व्यक्ति द्वारा कोरोना की अलग अलग वैक्सीन लेने को लेकर WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि यह खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव के बारे में अभी बहुत कोई साक्ष्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आम लोग ही ये तय करने लगेंगे कि कौन सी वैक्सीन कितने दिनों बाद लगवानी है, तो ये अराजकता वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। बता दें, कई महीनों से ये खबरें आ रही हैं कि लोग अलग अलग वैक्सीन की डोज लगवा रहे हैं। उनका दावा था कि ऐसा करना अधिक फायदेमंद रहता है। हालांकि WHO ने इसको खतरनाक बताया है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। यशपाल शर्मा 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के हीरो रहे थे। 66 साल के शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे और भारतीय क्रिकेट टीम में मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते थे। शर्मा ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैच खेले थे और इसमें 1606 रन बनाए थे। इसमें 2 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। यशपाल ने 42 वनडे मैचों में 883 रन बनाए थे। यशपाल शर्मा ने 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलकर अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।